नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल अखाड़ा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मचा घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस के दिग्गज अरुण यादव और उनके समर्थन में उतरे अजय सिंह, राहुल भैया के बयानों के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने आरोप लगाया कि बीजेपी षड्यंत्र कर कांग्रेस के विजयी रथ को रोकना चाहती है। गुटबाजी को लेकर हो रही आरोप प्रत्यारोप की इसी राजनीति पर आज हम करेंगे बातचीत। इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस खबर को विस्तार से बताते हैं और वो भी बताते हैं कि किस तरह का दौर इस वक्त मध्य प्रदेश में। भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस का या कांग्रेस की तरफ से कौन हो सकता है, सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, उसके लिए जिस तरह का ट्विटर वॉर दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में चुनाव की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर विवाद खड़ा हो गया। सबसे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भावी मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़े किए, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल ने अरुण यादव का समर्थन कर दिया। इन बयानों के बाद सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को मौका मिल गया। सीएम ने निशाना साधा कि अभी चुनाव को लेकर समय है, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री को लेकर लट्ठालट शुरू हो गई। अभियान तो चलाया था, क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, लेकिन अब अभियान चल रहा है कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। एक के बाद एक नेता अब आगे आ रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं वो आगे हैं, उनके पीछे कौन है। अब ये तो कमलनाथ सोचें कि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ के समर्थन में खड़े हो गए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस विवाद को बीजेपी का षड्यंत्र बताया, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पूरी पार्टी कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुट है और 2023 में प्रदेश में पार्टी सरकार बनाएगी। मैं बाबा कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा साथ कमलनाथ के नेतृत्व सरकार बनेगी, जिससे बीजेपी जो पूरे देश में आज खरीद फरोख्त कर रही है वो खरीद फरोख्त न कर पाए। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस बीजेपी में फिलहाल बराबरी का माहौल है। कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर कांग्रेस की तैयारियों को बट्टा लग सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सफाई दे रही है। वहीं बीजेपी मुखर होकर कांग्रेस को प्रोत्साहित करने में जुट गई है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांचेन की रिपोर्ट। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनमें हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं आशीष तिवारी जी, प्रवक्ता बीजेपी, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा सिद्धार्थ सिंह राजावत जी आपसे है। आपसे समझना चाहेंगे पहले भावी और अब अवश्यम भावी, ये आपकी पार्टी में ही बार बार सीएम के चेहरे को लेकर नाम बदल रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दरअसल भावी पर विरोध हुआ तो अब अवश्यम भावी करने लगे। सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है सिद्धार्थ जी नेटवर्क में नहीं है और उनका एक बार फिर से रुख करेंगे, इससे पहले कि मेरी जो तकनीकी टीम है वो सहयोग करे एक बार फिर से। तब तक मैं रुख कर लेती हूँ आशीष तिवारी जी का। आशीष जी, ये जो कुछ भी चल रहा है सीएम के चेहरे को लेकर, आप तो मौका ही ढूंढ रहे हैं दरअसल कि कुछ पॉइंट्स मिलने चाहिए, और जो गुटबाजी की आप समय समय पर बात करते रहते हैं, दरअसल क्या वो वाकई इसलिए है, या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि षड्यंत्र करना चाहती है बीजेपी क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा नहीं है, हमारी एकता, हमारी एकजुटता को देखकर घबरा रही है और इसीलिए बार बार सीएम के चेहरे को लेकर तंज कस रही है, बार बार हमारे घरेलू मामलों में इंटरफेयर कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में स्थापित हो चुकी है और जनता के कहना चाहिए कि जनता ने अपने मन में भारतीय जनता पार्टी के कमल को बसा लिया है। उसका केवल और केवल एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की राजनीति की और विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में लगातार आगे बढ़े। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की स्थितियों पर जब नजर डालते हैं तो इनकी जब भारत जोड़ो यात्रा आ रही थी उस समय की परिस्थितियों को भी देखें आप, उस समय भी इनके बीच में आपस में विरोध था, तनाव था, और यादव जी उस समय भी नाराज थे। अरुण यादव जी के क्षेत्र से वह यात्रा निकलनी थी तो बार बार रूट बदला जा रहा था। मतलब आपस में ही इनके बीच में इतना घमासान है कि ये जनता के बीच में जाकर कैसे चुनाव लड़ेंगे।
अगली बात मैं ये भी कहता हूं कि कांग्रेस का आत्मविश्वास टूट चुका है। कांग्रेस के पास नेतृत्व का वर्तमान में अभाव है। कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि हम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ें, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां जो निर्मित हैं वह कांग्रेस के अंदर केवल और केवल विरोधाभास की है। क्योंकि मैं देख रहा हूं किसी एक पक्ष को बहुत ताकत के साथ कांग्रेस के अंदर स्थापित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अन्य पक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसी के बीच में कुछ नेता अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को स्वयं अपने आप को उन्होंने जो मुख्यमंत्री के रूप में कहा हुआ है, जबकि पार्टी नेतृत्व ने शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया है, ऐसा प्रतीत होता है। यही कारण है कि उनके अन्य नेताओं के बयान इस प्रकार के सामने आ रहे हैं। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, यदि आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कि भावी और फिर अवश्यम भावी, इसे किस तरह देखा जाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि दरअसल आपकी पार्टी के अंदर ही अब एक जो गुट है, जो कमलनाथ गुट है, एमपी कांग्रेस जो गुट है, या कमलनाथ एमपी कांग्रेस जो है, दरअसल वो ये सब कर रही है क्योंकि वो चाहती है दरअसल कि कमलनाथ बने। और बाकी जिस तरह से अरुण यादव जी का बयान आया, अजय सिंह राहुल भैया जी का बयान आया, तो ये इंगित कर रहा है कि एक बार फिर से गुटबाजी है। राजावत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दिनेश गुप्ता जी का तब तक रोक कर लेते हैं। दिनेश जी, किस तरह देख रहे हैं जो कुछ इस वक्त घमासान मचा है सीएम चेहरे को लेकर एमपी कांग्रेस में? ये कमलनाथ एमपी कांग्रेस क्या है और एमपी कांग्रेस क्या है, जिसको लेकर बाकायदा सलूजा जी ने ट्वीट भी किया है। सोनल, कांग्रेस में ये चीजें होती है ना कि दावे प्रतिदावे, विरोध समर्थन, ये जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और कांग्रेस में जो है यदि गुटबाजी नहीं होगी तो फिर वो कांग्रेस नहीं होगी। लेकिन अभी आप मार्च 2020 के बाद की कांग्रेस को देखेंगे ना, तो उसमें कमलनाथ के समकक्ष या उनको चुनौती देने वाला कोई चेहरा अभी हाल फिलहाल दिखाई नहीं देता। देखिए, जो लोग भी कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने का जो विरोध कर रहे हैं, वो बेसिकली खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की परंपरा क्या है। देखिए, कांग्रेस की सबको परंपरा मालूम है, कमलनाथ जी भी उसी परंपरा के तहत कोई ये नहीं कह रहे कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन एक प्रस्ताव अक्सर चर्चा में आता है जिसमें कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने एक मत से ये कहा था मार्च 20 के बाद जो बैठक हुई थी, कि जो भी अब मार्च जो 23 का चुनाव है विधानसभा, उसमें सभी कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़े। देखिए, समर्थन विरोध की बात तब हो जब एक कोई और आदमी सामने हो। पिछली बार हमने देखा था 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बराबर के कद्दावर नेता थे, और वही भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन हमने देखा था कि वो कमलनाथ के खिलाफ नहीं था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ था। बार बार ये कि चलता था कि माफ करें महाराज हमारा नेता शिवराज। आज आप देखिए ना कि जो कमलनाथ जो है कि समानांतर कोई ना कोई एक कोशिश हो रही है कि एक नेता खड़ा हो, और कांग्रेस के भीतर जिस तरह की बड़े नेताओं में एकजुटता है वो किसी तरह से ध्वस्त हो। अभी तक तो जो देखिए ना, जो भी बात करें, अजय सिंह का जो जिस तरह से बिंद क्षेत्र में पिछली बार जो रिजल्ट रहा था, निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी में वो पिछड़े हैं। और अरुण यादव जी के तो बयान हमेशा से आप देखिए, जब तो खंडवा लोकसभा का उपचुनाव था तब भी उन्होंने कमलनाथ जी का विरोध किया था। लेकिन क्या कांग्रेस हाईकमान कमलनाथ जी के विरोध को स्वीकार कर रहा है? क्या खड़गे जी उनकी बात को सुन रहे हैं? क्या राहुल गांधी विरोध करने वाले लोगों की बात को सुन रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। केवल आप बयान से विरोध है तो अलग बात है, पार्टी यदि उसको एंटरटेन कर रही है तो फिर हमें पार्टी के निर्णय का इंतजार करना होगा इसकी। लेकिन ये अच्छी परंपरा तो नहीं है, और कम से कम अभी जो सिनेरियो बना है 2020 के बाद, उसके लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वरना फिर क्लीन जो पिच मिलेगी ना बीजेपी को, क्योंकि वो सामने टूटा हुआ विपक्ष यदि देखेगा तो जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। भले उन पर सवाल उठाने की बात की जा रही हो, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन में तो आ जाएंगे। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? वो भी तब जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सहित सभी नेताओं को खुली चुनौती दे रही है कमलनाथ की एमपी कांग्रेस। आपको नहीं लगता कि ये नुकसानदेह है मध्य प्रदेश के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी? राजनीति में चुनावी जो राजनीति होती है
उसमें जो फ्लोटिंग वोटर होता है उसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और लगातार इस बात को हवा देने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस की गुटबाजी खत्म नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद भी कांग्रेस में और टूटन की उम्मीद है और लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, राजनीति में ये सारे नुस्खे अपनाए जाते हैं और ये भी एक उसी रणनीति का हिस्सा है। यदि आप ये करेंगे कि कांग्रेस में गुटबाजी है तो निश्चित तौर पर जनता भी ये कहने लगती है कि कांग्रेस को सत्ता में लाने से क्या फायदा है, पहले भी लाई थी और वो सरकार उनकी गिर गई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा ने क्या जो कहा फिर उसको क्या कहना चाहिए? आप कह रहे हैं कि ये ऐसा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी, अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो सज्जन सिंह वर्मा ने ये क्यों कहा कि एक षड्यंत्र है कमलनाथ जी के खिलाफ और ये षड्यंत्र किया जा रहा है जानबूझ के? और गृह मंत्री ने फिर उस पर बाकायदा पलटवार भी किया और कहा कि हाँ, सज्जन जी जो हैं वो वरिष्ठ नेता है और अनुभवी नेता है, तो हो सकता है वो जल्द ही इसका खुलासा भी कर दें कि कौन हो सकता है इसके पीछे। जो उनका शंका है, जो तो से वो कहते रहते हैं कि कहीं उनके पार्टी में षड्यंत्र हो रहा है। और देखिए, आप जो भी यदि आप देखेंगे ना, बहुत सारे विधायक छोड़ के गए या कुछ भी, तो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश तो लगातार हो रही है और कांग्रेस अपने आप को कमजोर करने से कहां रोक पा रही है? ये तो सबसे नहीं सर, ये कमजोर कौन कर रहा है? मैं दरअसल सवाल ये आपसे करना चाह रही हूँ कि कमजोर कौन कर रहा है? आपका इशारा किस तरफ है? आपका इशारा बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस के अंदर ही जो लोग हैं उनकी तरफ है? मैं बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भीतर की जो कमजोरियां हैं, यदि हम उनको उभारेंगे तो कमजोर कांग्रेस ही होगी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ठीक है, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे भावी फिर अवश्यम भावी, थोड़ा सा इसको समझाइए, क्योंकि अब तो जो बीजेपी है वो ये भी कहने लगी है कि जब भावी पर विरोध हुआ तो अवश्यम भावी पर हुआ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं कि दरअसल मसला आपकी ही पार्टी का है। कुछ कहते हैं कि आलाकमान तय करता है, कोई कह रहा है कि विधायक दल का नेता तो चुनाव के बाद ही चुना जाता है। क्यों खुद से कह रहे हैं? खुद कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूं। तो उनको इस रेस में आगे कौन धकेल रहा है आपके यहाँ, और कौन चाहता है कि वो पीछे ही रहें? देखिए, सर्वप्रथम तो सोनल जी मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोल रही है कि इनका अंदरूनी मामला है और एक तरफ कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस के अंदर गुटबाजी दिख रही है। सर्वप्रथम तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि सिंधिया जी की आज क्या पोजीशन होगी। उनके मंत्री कमल पटेल जी फोन लगा के बोलते हैं कि प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, हम चुनाव हार जाएंगे और आपका मैनेजमेंट खराब चल रहा है। और आपके गुना शिवपुरी सब जगह पे वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं वो वहां पे शिकायत कर रहे हैं हर जगह पे। आप गुटबाजी चरम पे, नारायण त्रिपाठी जी एक तरफ बीच सभा में, मीटिंग में, और सीधे सीधे प्रश्न उठा देते हैं मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली पे। और एक तरफ आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी, जिनको गृह विभाग को छोड़ के सारे विभागों के जानकारी और राष्ट्रीय लेवल तक वो बयान दे देते हैं, पर कभी अपराध के ऊपर नहीं देते। अंदरूनी जो मामला इनका चल रहा है, पूरा का पूरा नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, जयवान सिंह पवैया जैसी सक्रिय। माफ कीजिए, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। मैं कह रही हूँ दूसरे के घर की गलतियां, कमजोरियां बता देने से आपके घर का विवाद थम जाएगा क्या? सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। भावी से अविश्यम भावी उनको लिख रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। अरुण यादव कह रहे हैं कि अभी किसने कहा कि वो भावी सीएम होंगे। जो अजय सिंह है वो उनके समर्थन में आ गए हैं। जो सलूजा जी अभी आपकी पार्टी से ही आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल कमलनाथ कांग्रेस अलग है, एमपी कांग्रेस अलग है। कुछ लोग अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं दरअसल कमलनाथ की आड़ में। क्या ये सच है? देखिए, कमलनाथ कांग्रेस अलग है और कांग्रेस अलग है, ये बात कम से कम सलूजा जी ना करें, क्योंकि उनका जो राजनीतिक सफर है वो शुरुआत कमलनाथ जी के यहाँ से हुआ था। और चलिए, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। रही बात जो आप माननीय कमलनाथ जी की कर रहे हैं, और जो कमलनाथ जी के प्रति जो आस्था जनता आज दिखा रही है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे कि विफल हुई, उसमें ये हुआ, गुट दिखा, ये दिखा। अरे भाई, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खटकते हैं और उसका भी समाधान निकाला जाता है। जब राजनीतिक 132 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी के अंदर कई बार ऊंचा नीचा हुआ है। आज देखिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, अरुण यादव जी और राहुल सिंह अजय भैया, चारों पांचों ग्वालियर में एक हेलीकॉप्टर में आए
एक हेलीकॉप्टर में वो सभा करने गए, सारे प्रोग्राम करने गए, तब इनको गुटबाजी नहीं दिखी, तब इनने कभी नहीं बोला कि ये एकजुट कैसे हो गए। जैसे ही ये सब लोग एकजुट हुए। संजय सिंह वर्मा जी जो कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो रहा है, वो किसके लिए बोल रहे हैं? ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा रचाया जा रहा है, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है। और रही बात कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों, अरुण यादव, अजय जी के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? उनको भी आरएसएस और बीजेपी सिखा रही है क्या? आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि हम समस्त प्रवक्ताओं ने पूरे प्रदेश में जो जिधर का था उसने भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए। तो ये हम लोगों का प्रयास था और हम लोग चाहते थे कि हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, क्योंकि 1.5 वर्ष का उनका जो कार्यकाल था, जो उनने युवाओं को मौका दे कि हम सिंधिया जी के क्षेत्र से आते हैं, चंबल से, और हमको कभी राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। पर कमलनाथ जी ने देखा कि जो अच्छा बोल सकते हैं या पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, तो हम जैसे उन्होंने 147 प्रवक्ता बनाए थे, वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बने थे। शोभा ओझा जी ने पूरी टीम खड़ी करी थी और कांग्रेस पार्टी के युवाओं को निकाल के लाने का काम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। तो हम सब ने मिलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए। चलिए, ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि उनको किसी पद की लालसा नहीं है। खबरें इस तरह की भी हैं कि वो शायद चुनाव ना लड़ें। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं और कुछ लोग असत्य की सेवा कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए या उनके समकक्ष और कौन हो सकता है? क्या अरुण यादव जी जो अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए? क्या अजय सिंह राहुल भैया जी जो चुनाव हार गए? सोनल जी, देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, 9 बार के सांसद हैं और कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और कई बड़े बड़े पदों पे वो रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कई बार प्रतिनिधि। जी सर, जानकारी है, बताइए। आपको वही बता रहा हूँ। तो उनको ये मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। वो चाहते हैं ये बीमारू जो प्रदेश है, जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, फिर बोले कि हम इसको है ना गुजरात मॉडल पे बनाएंगे। तो जो आज जो खामियां हैं, जो 3,50,000 करोड़ का कर्जा है, उनको मुख्य रूप से कोरोना काल में हम लोगों ने जो परेशानियां झेली हैं, वो इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश से निकालकर एक विकसित मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं। क्योंकि संभावनाएं हमारे मध्य प्रदेश में इतनी है युवाओं के लिए। क्या कारण है कि आज हमारी पूरी जितने भी गरीब लोग हैं वो पलायन करके जाके दूसरी जगह मजदूरी कर रहे हैं। तो माननीय कमलनाथ जी का एक ही विजन है कि हम पहले मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश हमारा हृदय है, हृदय हिंदुस्तान का। ठीक है। आशीष तिवारी जी, सिद्धार्थ सिंह राजावत जी दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो औरों के घर पत्थर नहीं उछाला करते। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे प्रवक्ता ने ट्वीट किया था वह बात उन्होंने स्वयं अपने बयान में स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रवक्ताओं ने तय किया था कि कमलनाथ जी ने उनको प्रवक्ता बनाया था, तो हम सब ने तय किया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब है कि वो पार्टी का निर्णय नहीं है, केवल प्रवक्ताओं और उनके जो समर्थक है कमलनाथ जी के उनकी भावनाएं हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय नहीं है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो बने। तो एक बात तो इनके बयान से अभी समझ में आ गई, डिबेट के दौरान इन्होंने बोला। अगली बात मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस सबसे पहले तो अपने घर को मजबूत करे। ये मेरी उनको पर्सनल सलाह है कि अपने घर को मजबूत करें, उसके बाद ही मैदान में आए। क्योंकि आज की परिस्थितियों में जब आप अपने घर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता के बीच में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और जनता तो आपसे उम्मीद कर भी नहीं रही है। तो साथ ही साथ यह भी स्पष्ट बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस के अंदर लगातार आपस में ही विरोधाभास है और अरुण यादव जी को निश्चित तौर पे इन लोगों ने किनारे करके रखा हुआ है। और अरुण यादव जी पे बार बार आपकी सुई जो अटक रही है ना, आप कई बार डोरे भी उन पर डाल चुके हैं, तो क्या आपके अपने लोग आपको कम पड़ रहे हैं जो आप एक बार फिर से ताक झांक कर रहे हैं कांग्रेस में? पार्टी का परिवार बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत विशाल वटवृक्ष के रूप में आज देश के अंदर स्थापित हो चुका है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को किसी की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो विचारधारा के साथ काम करने के लिए आता है उसका हम स्वागत करते हैं, परंतु हम विचारधारा के साथ काम करने वाले लोगों को ही अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव जीतने में सक्षम है और हमारा बूथ मजबूत है। आशीष जी, विचारधारा तो अपने फायदे नफे नुकसान के हिसाब से बदलती रहती है, उसका उदाहरण हमने 2020 में देखा। मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रही हूँ दरअसल कि आपकी जवाबदारी जनता के प्रति है या पूरा जो है आपका
कंसंट्रेशन वो विपक्ष में क्या हो रहा है, अरुण यादव क्या कह रहे हैं, अजय जी क्या कह रहे हैं, भी बहुत सारी कमियां सिद्धार्थ जी ने गिनाई, जो कि कह रहे हैं कि हम जब जाएंगे मैदान में उतरेंगे, और लोगों को बता भी रहे हैं वो। तो इसकी चिंता नहीं करते आप लोग कि जनता क्या चाह रही है, अभी क्या रह गया है, क्या वादे किए थे, क्या अधूरे रह गए? जुड़े जनता के साथ काम कर रहे हैं। हमारा एक ही अभियान है कि हम जनता के बीच में जाके जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, जो काम किए हैं, वो जनता को बताएंगे, और जो काम रह गए उन्हें पूर्ण करेंगे। ठीक। दिनेश जी, वाकई में कांग्रेस जो कहती है कि बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी एक बार फिर से, क्योंकि वो कांग्रेस से डरी हुई है, 2018 के रिजल्ट से डरी हुई है, इसीलिए वो ये नैरेटिव सेट करना चाहती कि इनके यहाँ गुटबाजी, और इसलिए जबरदस्ती वहाँ वो पिन करती है उन चीज़ों को, ताकि कुछ ना कुछ ऐसा निकले और फिर वो उस पर जनता के बीच ये भ्रामक जानकारियाँ फैलाए। वाकई में ये सच है, या ये सच है कि हवा जो कह रही है, या कहीं आग है तो वो धुआं दिख रहा है, जो कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की जुबान पर है इस वक्त भावी सीएम के चेहरे को लेकर? सोनल, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो अधिकांश बड़े नेता हैं, उनको सीएम चेहरे को लेकर कोई इस वक्त ऐसा कोई विवाद है नहीं। आप एक आध छोड़ दीजिए, आप बाकी आप सुरेश पचौरी देखिए, जयवर्धन सिंह देखिए, दूसरे बहुत सारे नेता जो ये कह रहे हैं कि वो कमलनाथ के नेतृत्व में खड़े हुए हैं। देखिए, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार हो रही है। यदि कमलनाथ किसी तरह से कंट्रोवर्शियल होते हैं तो निश्चित तौर पे जो नीचे जो मैसेज जाता है कार्यकर्ता में, तो वो एक नेगेटिव जाता है पार्टी के खिलाफ, तो पार्टी के बड़े नेता एक नहीं है। लेकिन अभी तक आप देखिए कि कमलनाथ जी इस नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं। वो भी लगातार कह रहे हैं कि वो कोई पद नहीं लेना चाहते। उनकी बात कितनी स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचती है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निर्भर है, क्योंकि ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होती है कि कांग्रेस की गुटबाजी को लगातार टारगेट किया जाए और उसे ही चुनाव में जो है एक मुद्दे के तौर पर रखा जाए। कल हमने देखा था ना, लोकसभा में भी प्रधानमंत्री जी का जो स्वर था वो कांग्रेस की जमीन को लेकर ही ज्यादा था। ठीक है। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस बेहद नाजुक वक्त से गुजर रही है, इसे तो आप स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करना भी चाहिए, क्योंकि जो नतीजे अब तक आए हैं उसे देखते हुए। अलग बात है कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लेकिन समय समय पर इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये कोशिश करेंगे कि जितने भी नेता हैं वो एक ही जुबान बोलें, ताकि आप जो आरोप बीजेपी पे लगाते हैं, लोगों को बोलने का मौका कब मिलता है? जब आप बोलने का मौका देते हैं। तो ऐसा कुछ अभी आने वाले वक्त में क्या ऐसी कोई गाइडलाइन या ऐसी कोई, हालांकि आपके यहाँ बड़ी स्वतंत्रता है, जिसको जो बोलना है वो बोले? देखिए सोनल जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो आप बोल रही हैं, पर हाँ, मैं एक बात जरूर बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे साथी मित्र अभी बोल रहे थे कि हमारा कुनबा बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं कि 28 राज्यों में और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसमें सिर्फ इनकी मात्र 3 चुनी हुई सरकारें इनकी पूर्ण बहुमत थी। बाकी की सब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके, और ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो है। और अभी ये विचारधारा की बात कर रहे थे कि जो विचारधारा हमारी होती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनकी विचारधारा आज भी, मानसिकता आज भी संघीय नहीं है और ना भाजपाई है, पर उनको मजबूरी में एन कैन प्रकार कैसे भी पुलिस, पैसा प्रशासन, ईडी, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं फंदे में फंसा के उनकी विचारधाराओं पे अपनी विचारधारा थोपी जा रही है। और वही बात, मैं एक बात और बोलना चाह रहा हूँ। अभी ये बात कर रहे थे जो हमारे साथी प्रवक्ता, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ। हेलो जी जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बोलिए। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या समानताएं हैं और कितनी अलग अलग हैं। आपको बता दूं, अभिव्यक्ति की आजादी हमारी पार्टी सर, ये जनता को तय करने दीजिए, अब आप लेट हो गए। 2023 है सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। आशीष जी, राजावत जी और दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।